Yes, how are you students? All well, beta? Yes, Yeah. ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes. beta. Okay, thank you so much. As the discussion held in the last class, today is going to be a very interesting class as well और बहुत important भी है. Reason being आज हम organic start करने वाले हैं. और ऑर्गेनिक में मैं एक दो बातें बता दूं बेटा आपको. पहली बात तो ये है कि जो पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं ना वो 11th वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और ये जरूरी भी है क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक हम मैकेनिज्म पे तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं. तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे. एंड द सेकेंड थिंग इज कि ऑर्गेनिक के बारे में अगर आपको बेसिक्स या कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट डे से आ रहे हैं समझ तो आप उनको अप्लाई कर पाते हो. अगर आप क्लास बीच में छोड़ोगे या आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है. तो सब बच्चे रेगुलर रहेंगे क्लास में भी और प्रॉपर आंसर दोगे आप लोग. पार्टिसिपेशन होना चाहिए सभी का. तो आर यू रेडी विद योर पेन्स एंड कॉपीज ऑन? Yes, Yes, ma'am. 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 Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. शाबाश बेटा. Yes. और यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड जो पोर्शन है दैट पोर्शन इज द जीओसी. इसको मैं जीओसी लिखूंगी. जीओसी सभी बच्चों को पता है ना. दिस इज कॉल्ड एज अ जनरल ऑर्गेनिक. या दिस इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे बेसिकली जो भी रूल्स हैं जो भी टेक्निक्स हैं. ठीक है, पहले थोड़ा सा इसका छोटा सा एक शीट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है बच्चा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम कार्बन को स्टडी करते हैं, है ना. लिविंग मैटर होता है इसमें जिसमें कार्बन की स्टडी होती है. अब आप देख लो पीरियोडिक टेबल में कितने सारे एलिमेंट है ना. 120 के करीब एलिमेंट्स हैं. इन सभी एलिमेंट्स में से जो कार्बन है कार्बन की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर लेते हैं. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसमें कौन कौन से बॉन्ड आएंगे, कैसे कैसे स्टडी करेंगे, उनकी नेचर भी हमें पता होनी चाहिए. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो बॉन्ड स्टडी करोगे ना बेसिकली तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, है ना. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है यहाँ पे. अब ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बनते किसके साथ है, किस किस के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे. और उस बॉन्ड की फिर हमें नेचर भी जाननी पड़ेगी. तो पहली बात तो कार्बन के साथ ही बॉन्ड मिलेंगे. आपने कैटिनेशन वर्ड सुना है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. तो कैटिनेशन इज कॉल्ड एज अ सेल्फ लिंकिंग Property of carbon. हाँ जी, कार्बन की या किसी भी एलिमेंट के बारे में ये मैं बात कर सकती हूँ. किसी भी एलिमेंट की खुद के साथ बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो कैटिनेशन. और कार्बन के बारे में तो आप जानते हो कितने सारे कार्बन आपस में ज्वाइन करके स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, कितने कंपाउंड बना रहे हैं. तो एक तो ये वाला चेन आपको मिलेगा. मैंने ज्यादा नहीं लिखा है CCC, वो आपको समझ में आ जाएगा. तो दिस इज सिंपली आई हैव मेड अ बॉन्ड. सेकंड मिलेगा C और H का बॉन्ड. ठीक है. और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. ठीक है ना. इसमें दोनों चीजें आ गई बेटा. द हाइड्रोजन से आ गया और कार्बन तो कार्बन था ही. एंड द थर्ड टाइप ऑफ अ बॉन्ड दैट इज कार्बन का किसी हिट्रो एलिमेंट के साथ बॉन्ड. अब हिट्रो क्या है? हिट्रो की बात है उस एलिमेंट के बारे में मैं बोल रही हूँ जो इस फैमिली का नहीं है. फैमिली मीन टू से देखो बेसिकली तो ये कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन का सारा बना हुआ है कंपाउंड्स इसमें. अब हिट्रो एलिमेंट आ गया मतलब इनको छोड़ के अगर कोई और है तो हिट्रो को ऐसे याद रख लो सन SON. कार्बन के साथ सल्फर हो सकता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन के साथ N हो सकता है और कार्बन के साथ X हो सकता है. X किसका जनरल सिंबल है बेटा? हाँ जी, शाबाश. X इज अ जनरल सिंबल फॉर द हैलोजन. हैलोजन में क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, Bromine, iodine. Iodine. बिल्कुल ठीक है. अब ये वाले टाइप के हमें बॉन्ड पढ़ने को मिलेंगे. अब केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ लिया है तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं है. अब हमें इनका नेचर भी जानना है. तो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग साहित्य बोलो बेटा. बॉन्डिंग से मैं क्वेश्चन था. हाँ जी बोलो बोलो बोलो. उसको मैं सॉल्व कर रहा था. उसमें एक क्वेश्चन है अज्यूमिंग इफ Hund's rule is violated the bond out. साहित्य मैं जब आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट करवा लूंगी ना तब तक आप चैट बॉक्स में लिख देना, है ना. अभी क्लास आपकी गोइंग ऑन है फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ. ठीक है बेटा? इज दैट फाइन? ओके फॉर यू? साहित्य
आर यू एबल टू हेयर मी ना? हाँ, अब क्योंकि क्लास को इंटरप्ट नहीं करते हैं बीच में, वो हम वाले सेशन में ले लेंगे जब तक वॉल जनरेट होगा। चलिए, मैंने ये कहा आपसे कि कार्बन का सल्फर के साथ, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, तो ये तो हो गया आपका हिट्रो। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग से हमने सीखा हुआ है, तो कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है तो ये तो आपका हो गया नॉन पोलर, है ना? तो दिस इज अ नॉन पोलर। और कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट। ये मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, और कोवलेंट में हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्या क्या होता है सब आपको पता है। अब बात है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड की। कौन मुझे बताएगा कि वेदर दिस बॉन्ड इज अ पोलर और नॉन पोलर? केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर मेरे पास एक डिफरेंट एलिमेंट है, वन ऑफ द एलिमेंट विच इज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो बॉन्ड में थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। कितना आयनिक कैरेक्टर आएगा, थोड़ा आएगा या ज्यादा आएगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके दोनों कंबाइन करने वाले एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस है। तो अब मैं जो आपको बात बोल रही हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। कार्बन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.3 है किसी स्केल पे, तो दूसरे की अप्रोक्सीमेटली 2.1 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस बॉन्ड को भी आप ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही मान के चलोगे। ठीक है, बाकी हिट्रो एलिमेंट के केस में मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब बच्चों को पता है कि ये वाले बॉन्ड जो हैं ये क्या माने जाएंगे, आपके पोलर माने जाएंगे। ये मैं पोलैरिटी और नॉन पोलर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे जाके जब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शंस बताऊंगी। ठीक है साहित्य, क्वेश्चन आ गया बेटा मेरे पास, विल आंसर यू विद इन फ्यू मिनट्स। थोड़ा सा ये आगे चला लें, ठीक है बेटा, थैंक यू। अभी देखो, CCCH और इनका हमने बॉन्ड का नेचर भी कैलकुलेट कर लिया। मैं ये बोल रही थी कि नेचर ऑफ बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे जाके उसके नेचर ऑफ रिएक्शंस कैसे होंगे वो इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि कार्बन जो बना रहा है वो किस नेचर का बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि हाइड्रोकार्बन में क्या क्या बॉन्ड बने होंगे और हिट्रो के साथ क्या क्या बॉन्ड बनेंगे और नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा। अब द क्वेश्चन इज व्हाई द कार्बन इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बड़ी ब्रांच क्या से बन गई, कार्बन की क्या यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, है ना, कार्बन में इतना क्या है। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बात करूं, कि आपको एनसीईआरटी में भी लिखा मिल जाएगा, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। अगर मैं बात करूं बेटा जी कार्बन की, या पूरे पीरियोडिक टेबल में इस पोजीशंस चेक करें एलिमेंट की, तो जो ग्रुप 1 है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ग्रुप 1 के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक बॉन्ड बनाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। जितने बॉन्ड बनाता है वो उसकी वैलेंसी आ गई, है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी, और एक हो गया +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ग्रुप 2 के केस में 2, डी ब्लॉक को अभी के लिए छोड़ दो, फिर आ जाओ पी ब्लॉक पे, मेन ब्लॉक, मेन ग्रुप एलिमेंट्स पे। 13th के केस में 3, 14th के केस में 4 बॉन्ड बनाएगा, 15th के केस में और 16, 7, 15, 16, 17, 18, 18 तो नोबल गैस हो गया, कोई बॉन्ड नहीं बनने वाला। 17 के केस में 1, 18 के केस में जो आपका 16 आ गया उसके केस में 2। मेरे कहने का ये मतलब है, एक कार्बन इकलौती ऐसी फैमिली है जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड रूम टेम्परेचर पे, अनपेयर्ड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट द रूम टेम्परेचर। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि एक्साइटेशन एनर्जी वो रूम टेम्परेचर पे ही मिल जाती है जब इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं। तो ये टेट्रा वैलेंट है और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, काफी अच्छी वैलेंसी दे रहा है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विच आर इन द मेन ग्रुप। मेन ग्रुप मतलब S और P को मिला के। दूसरी बात है भाई, कार्बन बहुत टाइप के कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोकार्बन तो बनाता ही बनाता है, कार्बन ऐसे बॉन्ड भी बनाता है जिसमें पाई बॉन्ड भी होता है, ये हमें पता है ना, एवरीबडी नोस, है ना, कार्बन पाई बॉन्ड भी बनाता है। इसको कैसा पाई बॉन्ड बोलेंगे, ऑर्गेनिक में एक टर्म यूज करेंगे, पी पाई बॉन्ड। वाई आई एम कॉलिंग इट एज अ पी पाई बॉन्ड, वो मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और पी ऑर्बिटल्स के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए साइज स्मॉल
होगा तभी वो कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे को अप्रोच कर पाएंगे। अब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इतना अप्रोप्रिएट साइज है, स्मॉल साइज होने की वजह से इसमें पीपी का ऑर्बिटल का ओवरलैप पॉसिबल हो पाता है, ना कि सिर्फ सिंगल पाई, 2 पाई बॉन्ड भी बन जाते हैं। बाकी आप सबने एरोमेटिक वर्ड सुना है बेटा? Yes, ma'am. एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक वर्ड आता है एरोमा। एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेलिंग, है ना। अब बेंजीन सब बच्चों ने देखा है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, है ना। तो ये पैरेंट न्यूक्लियस है, मतलब जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे इसमें एक बेंजीन जरूर होगा। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड आपके पास बनाता है बेंजीन, जो कि स्टेबल है, हाई स्टेबिलिटी होती है इनकी, एरोमेटिक एनर्जी इनमें जो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, दिस इज ओके। उसके बाद ये साइक्लिक कंपाउंड भी बनाता है ना, साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। जैसे आपने ये देखा होगा, कैन एनीबॉडी, संजीव बख्शी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू बेटा। इस टाइप का कंपाउंड आप लोगों ने देखा होगा। एंड दिस कंपाउंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस कंपाउंड इज द साइक्लोप्रोपेन बेटा, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट को बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लिक कंपाउंड भी बनाता है। बाकी आपने फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ OH, कार्बन के साथ आपका हैलोजन, C डबल बॉन्ड O एंड एस्टर, RC डबल बॉन्ड OR, कितने सारे कंपाउंड। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं इन सभी फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी आएंगी उस ग्रुप के इंट्रोडक्शन से। कार्बन एलोट्रोपी भी दिखाता है, कार्बन के कितने सारे बकमिंस्टर फुलरीन जैसे कितने बकी बॉल जैसे स्ट्रक्चर ज्यादा सारे कार्बन एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो दैट मीन्स कार्बन इज अ सो यूनिक कि वो यहाँ पे ऑर्गेनिक में कंसिडर हो रहा है ना। काफी सारी चीजें हमने ऐसी देखी है जो कि इनफ वास्ट है इसको एक कैटेगरी देने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह का बॉन्ड स्टडी होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? एवरीबडी कैन गिव मी अ थम्स अप। यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, थैंक यू। अब यहां से आपका शुरू होगा मेन पार्ट। यहां से सुनेंगे बच्चे। देखो, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, क्या होता है उसमें वो हम देख चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेक्शन इज थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स। इंटरेक्शन इज थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ, वो मैं बहुत सारी एग्जांपल्स लूंगी अपने लेक्चर्स में, तो आप याद रखना बेटा। जो रोल हमारी लाइफ में मनी प्ले करता है ना, पैसा प्ले करता है ना, वैसा ही रोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन प्ले करता है। हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं, मनी का जो है डोनेशन या गेन होता है ना, उसके कंपैरिजन में ही हम बाकी चीजों को ले रहे हैं, दे रहे हैं, मतलब मनी मोड है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इंटरेक्शन हो रहा है तो कुछ स्पीशीज तो ऐसी होंगी जो होंगी आपके पास डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और कुछ स्पीशीज बेटा जी क्या होंगी, देयर मस्ट बी द सम स्पीशीज विच आर द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो तो है आपके पास डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन? जिसके पास एक्सेस होगा। इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? जिसके पास डेफिशिएंसी होगी, है ना। रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहे हैं। तो जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उनके लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज करते हैं, वो है न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल को स्प्लिट कैसे करेंगे? न्यूक्लियोफाइल को स्प्लिट करेंगे बेटा जी न्यूक्लियस प्लस फाइल। हाँ जी, तो न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिवली चार्ज और फाइल हो गया लविंग, है ना। पॉजिटिवली चार्ज लविंग जो स्पीशीज है। अब पॉजिटिवली चार्ज लविंग कौन सी स्पीशीज होंगी? तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगी लविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास। पहले तो ये नहीं कोई भी स्टूडेंट मेरा बोलेगा कि नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि हम अपने दिमाग में पहले से ही बैठा के रख लेते हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल होगा। पेपर में नेगेटिव दिखेगा नहीं हमें क्वेश्चन में, और हम ढूंढ नहीं पाएंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं। तो मैंने आपको क्या वर्ड सिखा दिया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में नेगेटिवली चार्ज हो भी सकती हैं, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऐसी स्पीशीज भी हो सकती हैं जो न्यूट्रल हो
पर जिसके पास लॉन पेयर हो, लॉन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, मतलब इन ऑन द नटशेल उनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब दूसरी बात आती है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब मैडम एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल, है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो आपका होगा, इलेक्ट्रोफाइल को स्प्लिट करने से अब तो आप कर लोगे आराम से, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल आएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। फाइल क्या होता है बेटा जी? लविंग होता है। अब नेगेटिव लविंग कौन होगा? नेगेटिव लविंग वो होगा जिसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने कहानी इलेक्ट्रॉन से ही जोड़नी है, ठीक है ना। पॉजिटिव लविंग है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव लविंग है तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई ऐसे नहीं बोलेगा प्रोटॉन जाएगा, प्रोटॉन में का तो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन ही है नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ही देना है, कहीं इलेक्ट्रॉन से डोनेशन, कहीं इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से वही बात कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइंड में ये रख के नहीं चलोगे कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज दिखेगा या इलेक्ट्रोफाइल आके तुम्हारे सामने बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रोफाइल हूं। ना कोई वो बोलेगा, ना एग्जामिनर इतनी दया करेगा, ठीक है ना बेटा। तो आपको खुद से ढूंढना है। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसी स्पीशीज हो सकती हैं जिसके पास है एम्प्टी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल हो कोई जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो। तो ये है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन आएगा तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि मैडम ने बोला था कि रिएक्शन तब होता है जब एक स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल और दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल हो। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये स्ट्रगल चलना चाहिए कि इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। उसके लिए भी मैं अगली शीट पे आपको एक रूल पढ़ाऊंगी, ठीक है, पहली बात। एंड द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल तो हमने सीख लिया। अगर आपको कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करना है, वैसे ये बातें हम करते रहेंगे जब रिएक्शन लेते रहेंगे साथ साथ, तो बेटा जब भी हमें कोई केमिकल रिएक्शन आता है ना, तो एक ना स्टेटमेंट याद रखना, ये मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ, कि जो एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं, एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। अब एसिड बेस रिएक्शन में एसिड H+ वाला, बेस OH नेगेटिव वाला, ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो आयोनिक रिएक्शंस, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शंस। तो रिएक्शन में बाकी बॉन्ड तोड़ने वाला काम या एनर्जी वाली प्रोसेसेस बाद में होंगी। सबसे पहला जो काम होगा वो होगा रिएक्शन में आयोनिक रिएक्शन होगा, क्योंकि आयोनिक रिएक्शन ना जितना टाइम पलक झपकने में लगता है ना, उससे भी जल्दी हो जाती है। तो इसका मतलब है, तो हमें सबसे पहले रिएक्शन में क्या खोजना है, क्या ढूंढना है, क्या फाइंड आउट करना है कि दो स्पीशीज जो लिखी हुई हैं उनमें से कौन सी इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सी न्यूक्लियोफाइल है। तो सबसे पहला रिएक्शन एसिड बेस का यानी कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का यानी कि आयनिक रिएक्शन हम कर देंगे। उसके बाद आपके स्टेप अपने आप निकलते जाएंगे, ठीक है। यहां तक किसके स्टूडेंट को क्लियर हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटरेक्शन थ्रू द इलेक्ट्रॉन होनी और स्पीशीज को ढूंढना है। यहां तक क्लियर है? हो गया क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, अब थोड़ी सी हम इस पे करेंगे डिस्कशन। मैंने यहाँ पे कुछ स्पीशीज लिख रही हूँ। पहली स्पीशीज मैंने लिखी है ये, दूसरी स्पीशीज मैं लिख देती हूँ ये। पहले को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलेंगे, सब स्टूडेंट जानते हैं। दूसरी स्पीशीज को अमोनिया बोलेंगे, तीसरी स्पीशीज को इथीन बोलेंगे। इथीन इसका कौन सा नेम है बेटा? IUPAC नेम है। और अगर मैं इसको इथिलीन लिखती हूं तो इथिलीन इसका कौन सा नेम है? इथिलीन इसका कॉमन नेम है। और एक मैं ये ग्रुप लिख रही हूँ, इस ग्रुप का नाम क्या है? कोई बता सकता है भाई क्लास में, क्या नाम है इसका बेटा? कीटोन। बेटा कीटोन तो है, पर कीटोन तो तब होता ना अगर मैं R लगाती, ये अभी वैलेंसी छोड़ी है, तो इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। बाकी आप सब सही पहचान रहे हो। HH लगा होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड है, RH लगा होगा तो कोई भी एल्डिहाइड है, CC लगा होगा यहाँ पे तो कीटोन है, बिल्कुल कीटोन वाला ग्रुप है, करेक्ट है। अब ये चार स्पीशीज को ना हम 1 2 3 4 कर देते हैं। मैं आपको देती हूँ 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, 1 मिनट में ये अपने ना माइंड में जितनी ऑर्गेनिक आती है या जितना इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग पड़ा है उसके बेस पे ये सोच लो कि कौन सी स्पीशीज आपको लग रहा है कि न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में जाएगी और कौन सी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम इसका एक्चुअल आंसर। चलो मैं इसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुक रही हूँ क्योंकि कुछ सेकंड्स तो आपको मिल ही गए हैं।
Ammonia is a nucleophile. अच्छा, 1 मिनट में सबके आंसर लेते हैं। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो अपना आंसर, जो अभी बच्चा दे रहा था। चलो ठीक है, अभी जितना टाइम देना था आप लोगों को दे दिया, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आंसर आ रहे हैं बच्चों के। वेरी गुड, एटलीस्ट यू पीपल आर ट्राइंग। एमिनो नहीं है बेटा, अमोनिया है। चलो वेरी गुड। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। H2 क्या लग रहा है आपको? फटाफट से मुझे बोलते चलो तो। न्यूक्लियोफाइल। अच्छा ठीक है, किसी को न्यूक्लियोफाइल लगा, किसी को इलेक्ट्रोफाइल भी लगा होगा। अमोनिया क्या लगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल लगा, ठीक है। और ये क्या लगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। और ये फोर्थ वाला क्या लगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। अब मुझे एक्चुअली में तो ये जानना था कि आप किस बेस पे देख रहे हो, बट इतना टाइम नहीं हमारे पास हो पाता, तो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि आप कैसे चेक कर रहे होगे। आप ऐसा देख रहे होगे, या तो चार्ज देख रहे होगे कि किसी पे प्लस या माइनस है, हम उसे उस कैटेगरी में बिठाएं, या बेटा आप ये चेक कर रहे होगे कि किसी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कैसे वगैरह। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे दिख रहे होगे आप न्यूक्लियोफाइल रखोगे। तो पहली बात तो ये है कि चलो एक कहानी करते हैं, फिर इसका आंसर दूंगी। ये ना मैंने यहाँ पे ABCD बैठा दिए। ए के पास है 50,000 रुपीज। मैंने कहा था ना मनी से रिलेशनशिप है भाई इसका। बी के पास है 1 लाख रुपीज बेटा। बी के पास है 2 लाख रुपीज। ठीक है, जो ए और बी ने एक बिजनेस सेटल अप किया, और इसमें ए और बी में से तुम्हें क्या लग रहा है कि मनी के विद रिस्पेक्ट टू कौन डोनर होगा? ए और बी में बी। ठीक है, ये हमारे बच्चे समझ रहे हैं कि बी डोनर होगा। और बी और सी में क्या लग रहा है? सी। हाँ, तो अगर बच्चा ए और बी में रिएक्शन हुआ, बी डोनर था, तो ए तो फिर एक्सेप्टर होगा। बी और सी में अगर सी डोनर है तो बी फिर एक्सेप्टर होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो बी था, मैं एक वर्ड, बेटा अब म्यूट रखो। बी था, मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ कि ना तो ये एब्सोल्यूट डोनर है, ना ही ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टर है। इस बात को पकड़ना, ना तो ये एब्सोल्यूट डोनर है, ना ही ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टर है। डिपेंडिंग अपॉन द अदर पर्सन, इट कैन बी द डोनर और कैन बी द एक्सेप्टर। साथ वाले पे डिपेंड कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डोनेट करेगी या इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगी। तो इस एग्जाम्पल को अगर आपको समझ में आ गई है, उसके बेस पे मैं एक लाइन लिखती हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिक में कि हम पेपर में क्या सोच के जाते हैं कि मैं तो इसको इलेक्ट्रोफाइल मैडम लिखा है, क्योंकि मैडम ने कहा था कि एक को इलेक्ट्रोफाइल मान लेना, एक को न्यूक्लियोफाइल मान लेना। एसिड बेस रिएक्शन या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन फास्ट होती है, मैंने वो कर दी, पर मेरा तो मैकेनिज्म गलत हो गया। तो पहली बात हम याद रखेंगे कि ये रट्टे नहीं मार रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है। तो ये एक स्टेटमेंट दे रही हूं मैं, एवरी स्पीशीज। ये स्टेटमेंट मेरे साथ सब बच्चे अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी स्पीशीज can act as electrophile or the nucleophile depending upon nature of other species with which it is combining. Nature of other species with which it is combining. मतलब कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट कर सकती है या न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकती है। आप तब तक नहीं डिसाइड कर सकते हो जब तक मैं उसके साथ वाली स्पीशीज में आपको बताऊं कि ये इसके साथ रिएक्ट करे। अब मैंने आपको चारों का इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा था कि 1 2 3 4 बेटा क्या है। किसी बच्चे ने इलेक्ट्रोफाइल बोल दिया, किसी बच्चे ने न्यूक्लियोफाइल बोल दिया। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअली में? अब होता है एक्चुअली में ये है
कि हर एक स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो मॉलिक्यूल बन गया, जो कंपाउंड बन गया, ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं है ही है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी होती है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो दोनों तरीके से स्पीशीज एक्ट कर सकती है। तो पहले तो ये करना छोड़ दो, किसी को कुछ भी नहीं बोल देना कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है बिना चेक किए। अब दूसरी बात है कि मैडम आपकी बात तो हमें समझ में आ गई कि दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है। हमारे पास क्या है रूल जिससे हम चेक करेंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? बिल्कुल रूल है, और वो रूल अभी अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। इसमें अगर ये बात अप्लाई करवा दी जाए ना, तो ये बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देगी आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को छांटने के लिए। और वो है एमओटी। एमओटी का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी है। उसको मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊंगी और उसके बेस पे हम आराम से डिसाइड कर पाएंगे कि दो कंबाइन करने वाली स्पीशीज में से कौन सी इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सी न्यूक्लियोफाइल है। तो आर यू रेडी फॉर दैट? वहां पे चले उसको, या अभी ये पॉइंट लिख रहे हो आप लोग? बताओ। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं अभी इसी पेज पे इसको रब कर रही हूँ और मैं एमओटी से क्वेश्चन करा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, तो ध्यान से देखेंगे, म्यूट पे रहेंगे ताकि सब बच्चे पढ़ सके। कोई बच्चा डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करो प्लीज। अब देखो, H2 मॉलिक्यूल मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे हमारे जानते हैं कि एक होता है इसमें सिग्मा और एक होता है सिग्मा स्टार। H में सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? सिग्मा में जाएंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे? बताओ तो। मैम सिग्मा सिग्मा में। बिल्कुल सिग्मा में जाएंगे ना, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग खाली रहेगा। अब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि वीक बॉन्ड होता है? जल्दी जल्दी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? हाई होगी या लेस होगी? हाय हाय। अरे भाई तुम बोल रहे हो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, अच्छा ऐसे चलो तुम स्टेप वाइज चलो, ठीक आंसर दोगे। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो स्टेबल है ना, नहीं टूटेगा। तो स्टेबल की एनर्जी फिर क्या होती है? लो। आप पता क्या आंसर दे रहे थे? आप ये आंसर दे रहे थे कि मैम सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं पूछा बेटा, मैंने पूछा था कि ये सिग्मा लेवल कहाँ पे होगा? लो एनर्जी पे होगा। और एक बात और याद रखो लाइफ में, जिसका बॉन्डिंग जितना स्टेबल होता है लो एनर्जी से, उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही अप्रोक्सीमेटली अनस्टेबल होता है। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली क्यों वर्ड किया यूज, क्योंकि कहीं कहीं पे ये एक्सेप्शन भी है, वो बताऊंगी केसेस है। तो उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही अनस्टेबल होगा, उतना ही हाई एनर्जी का होगा, क्योंकि अगर मान लो -1 ड्रॉप डाउन है तो +1 अप होगा, तभी तो वो न्यूट्रल होगा ना सिस्टम आपका, ठीक है। तो ये इतना ही अनस्टेबल है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, H2 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो मुझे बताओ इसके किस लेवल पे इलेक्ट्रॉन है? बताओ जल्दी जल्दी से, कहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ये सिग्मा से नहीं करेगा, और तो कहीं इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास, ठीक है। तो H2 है आपका सिग्मा डोनर, मतलब अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं तो ये क्या होगा? सिग्मा डोनर होगा। इतना सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं तो कहां पे करेगा? बताओ, किस ऑर्बिटल में करेगा? सिग्मा मैम सिग्मा स्टार। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड क्लास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सिग्मा स्टार में, बोलते हैं सिग्मा स्टार एक्सेप्टर। तो यहां से देखा जाए तो बच्चों ये है न्यूक्लियोफाइल, यहां से देखा जाए तो बेटा जी ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब बात ये है कि दूसरे के कंपैरिजन में ये कैसा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहानी है। H2 जिसको समझ में आ गया वो बताओ। H2, सिर्फ H2 की बात हो रही है अभी। यस मैम। चलो अच्छी बात है। अब सुनो बेटा, अब बात आई अमोनिया की। तो अमोनिया की डायग्राम बनाने, प्लीज बेटा आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू बी ऑन म्यूट, अदरवाइज अदर विल गेट डिस्टर्ब। तो ये बच्चा जी हमने बना लिया अमोनिया। अमोनिया में ये तीनों बॉन्ड सिग्मा है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये तीनों बॉन्ड सिग्मा है, पर तीनों सेम एनर्जी के हैं। किसी एक बॉन्ड की दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू प्रेफरेंस नहीं है। ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट है, सारे के सारे सेम बॉन्ड है। तो इनके लिए एक ही सिग्मा बनाया जाएगा और एक ही सिग्मा स्टार बनाया जाएगा। या आपको अपने आप को अंडरस्टैंड कराने के लिए आप ऐसा समझ लो कि ऐसे तीन है, मतलब छोटे छोटे, और एक ही सेम एनर्जी के है। इसकी एनर्जी आप डाउन नहीं कर सकते हो। इतना क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप, जहां तक मैम हमें आ गया।
अब इसके पास एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी प्रॉपर्टी है? सिर्फ नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी है। लॉन पेयर बेटा जी, इट इज नॉट बिटवीन द टू एटम्स, नाइट्रोजन एंड द हाइड्रोजन आर नॉट शेयरिंग द टू इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ एक नाइट्रोजन के ही ऊपर है। ये वाले दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर के हैं, इस पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की पकड़ है, दोनों इसे खींच रहे हैं, तो इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन पे। और ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ नाइट्रोजन पे है, इसको सिर्फ नाइट्रोजन का न्यूक्लियस ही पकड़ रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं थोड़े से फैल गए। मैम नहीं है समझ। क्या कह रहे हो आप? मैम समझ नहीं आया। बेटे मैं बोल रही हूँ, आप सुनो इसको, फिर जो डाउट होता है ना आप वो मुझे पूछना। मैं ये कह रही हूँ नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको समझ में आ रहा है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है निशांत? यस बेटा जी जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या वो दो एटम्स के बीच में है या एक एटम के बीच में है? निशांत अनम्यूट रखो थोड़ी देर। निशांत, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम के बीच में है या दो एटम के बीच में है? बताओ मैम तो। दो। ये लॉन पेयर के साथ दूसरा एटम कौन सा है बेटे? सिर्फ नाइट्रोजन ही तो है। यस इधर से तो ये जो नाइट्रोजन है, ये इसी का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक ही एटम का न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, तो इस पे सिर्फ नाइट्रोजन की ही फोर्स लगेगी। ये जो दो के बीच में है, इस पे दो की फोर्स लगेगी। ज्यादा हुई अट्रैक्शन फोर्स ये वाले केस में, है ना, यहाँ पे कम फोर्स लगेगी किसकी? न्यूक्लियस की। और कौन सी फोर्स है? अट्रैक्शन। तो इसका मतलब है यहाँ पे कम अट्रैक्शन। तो जब अट्रैक्शन कम होती है तो इसकी एनर्जी कैसी होगी? निशांत म्यूट कर लो। तो जब इस पे फोर्स कम लगेगी तो एनर्जी कैसी होगी लॉन पेयर की? बताओ मुझे, कम होगी या ज्यादा होगी सिग्मा से? एनीबडी कैन आंसर। सिग्मा के कंपैरिजन में लॉन पेयर की एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? क्या लगता है आप लोगों को? मैम कम होगी। अगर कम होगी तो इसका मतलब है कि लॉन पेयर स्टेबल है। और लॉन पेयर, अच्छा आप ये बात याद रखो, एनर्जी कम होती है जब अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ये बात याद रखोगे? बताओ। यस मैम। है ना? मतलब अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। अब इस लॉन पेयर पे अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है? कम है। क्यों? क्योंकि दो तो खींच नहीं रहे हैं उसे। कौन खींच रहा है? सिर्फ नाइट्रोजन खींच रहा है। तो यहाँ पे, या मैं लिख भी देती हूँ, ऑन द लॉन पेयर अट्रैक्शन इज लेस, है ना? ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है, मतलब ऐसा कोई बताते भी नहीं है, सीधा बता देते हैं कि ये ऐसे है, हाई एनर्जी का लो एनर्जी का। लॉन पेयर पे अट्रैक्शन कम है, तो अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। बस इतना समझ लेना, एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसको सिग्मा से ऊपर रखा जाएगा, और ये नॉन बॉन्डिंग है तो ऑलमोस्ट इसके पास ही होगा, और यहाँ पे होगा नॉन बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन काफी सारे हैं, मैंने सिर्फ दो ही दिखाए हैं, और यहाँ पे भी है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं और ये एनर्जी का पैटर्न है, तो ये हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन देगा या लो एनर्जी वाले देगा? सिग्मा तो हो गया स्टेबल, है ना, और ये हो गया हाई एनर्जी का। हाई एनर्जी का मतलब अनस्टेबल। तो ये कहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? बताओ। एनबी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यस और नो? यस मैम। तो अगर एनबी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां से ये होगा न्यूक्लियोफाइल, और ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? नॉन बॉन्डिंग डोनर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहां से करेगा? सिग्मा स्टार में करेगा, तो सिग्मा स्टार एक्सेप्टर। तो हमने सिर्फ अभी दो ही एग्जाम्पल पढ़ी हैं, जिसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर कोई भी स्पीशीज, अभी सिर्फ इतना ही पढ़ो, दो स्पीशीज ही पढ़ो, ठीक है? क्या बताया आपको कि अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड है तो दो लेवल होंगे, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, और ये भी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सिग्मा एंड सिग्मा स्टार दो आपके पास लेवल हैं। सिग्मा में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां से डोनर एक्ट करेगा, और सिग्मा स्टार से एक्सेप्टर एक्ट करेगा। नेक्स्ट केस में अमोनिया पे थे 3 NH बॉन्ड। 3 NH बॉन्ड की सेम एनर्जी होगी, इसलिए उसे एक ही लेवल पे रख देंगे, और सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक ही पेयर यहाँ पे शो किया है। अब उसके बाद दूसरा टाइप उसके पास है नॉन बॉन्डिंग पेयर। नॉन बॉन्डिंग आपको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये बॉक्स पे लिख दिया है
कि नॉन बॉन्डिंग का एनर्जी पैटर्न चेक करने के लिए ये याद रखो कि जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होती है उतनी एनर्जी कम होती है। तो अब लॉन पेयर पे अट्रैक्शन कम है, क्यों? न्यूक्लियस एक ही ऑपरेट कर रहा है नाइट्रोजन का, तो इस वजह से लॉन पेयर जो है वो हाई एनर्जी का हो जाएगा। हाई एनर्जी का हो जाएगा तो नॉन बॉन्डिंग को ऊपर लिखेंगे। किससे ऊपर लिखेंगे? सिग्मा से। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो स्टेबल वाला देगा या हाई एनर्जी वाला देगा? तो हाई एनर्जी वाला देगा। तो इसका मतलब है यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा नॉन बॉन्डिंग। जब भी रिएक्शन में अमोनिया पार्टिसिपेट करता है, कभी कोई बच्चा सिग्मा बॉन्ड तोड़ के नहीं आएगा, हमेशा कौन सा इलेक्ट्रॉन देके आओगे? इसका नॉन बॉन्डिंग वाला। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं तो वो कहां में करेगा? सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करेगा। ये दो डायग्राम में से जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो। कुछ सेकंड में रुक जाती हूँ, आप लिख लो, फिर मैं अगला मॉलिक्यूल आपसे पूछूंगी। रुकने का ये मीनिंग है कि ऐसा ना हो कि नेक्स्ट पेज पे जाओ तो मुश्किल हो जाए। आई एम डन। ओके जी, अब चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज था हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी यानी कि एल्कीन। अब इसमें मैं सिर्फ इतना सा पोर्शन कंसिडर कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन जिसमें एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है। तो एक सिग्मा बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक सिग्मा स्टार होगा। पाई की एनर्जी सिग्मा से ज्यादा होती है या कम होती है? बताओ तो। मैम ज्यादा। ज्यादा होती है। शाबाश। पाई की एनर्जी सिग्मा से ज्यादा होती है तो पाई यहाँ पे आएगा और पाई स्टार यहाँ पे आएगा। नीचे वाले ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं, ऊपर वाले एम्प्टी होते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सिग्मा से देगा या पाई से देगा? कौन बच्चा बताएगा कहां से देगा इलेक्ट्रॉन? मैम पाई। वेरी गुड। हमेशा पाई। जब भी इलेक्ट्रॉन देना है हाई एनर्जी से देगा जो अनस्टेबल है। तो एनर्जी हाई होनी चाहिए, यानी कि ये पाई डोनर होगा। जब भी डबल बॉन्ड आए कोई बच्चा सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, पहले कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? पाई बॉन्ड तोड़ेगा। क्यों? पाई से डोनेशन करवाएगा, क्योंकि पाई हाई एनर्जी का होता है, अनस्टेबल है। और एक्सेप्ट कहां से करेगा? एक्सेप्ट करेगा पाई स्टार में। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है। अब जो फोर्थ वाला केस था, फोर्थ वाले केस में चारों की चारों स्पीशीज आपके पास हैं। ठीक है, दो लॉन पेयर भी हैं, दो बॉन्ड पेयर भी हैं। इसको क्या बोलोगे? सिग्मा। इसको क्या बोलोगे? पाई। इसको क्या बोलोगे? नॉन बॉन्डिंग। ठीक है ना? तो सबसे नीचे कौन सा ऑर्बिटल होगा? सिग्मा, पढ़ चुके हो। उसके बाद क्या होगा? पाई, पढ़ चुके हो। उसके बाद क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग। अब नॉन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए इसको सबसे ऊपर रखोगे। और इसके ऊपर क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग कभी कोई एंटी बॉन्डिंग नहीं होता, उसका नाम ही नॉन बॉन्डिंग है, मतलब उसमें बॉन्डिंग हुई ही नहीं। ठीक है ना? तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाली स्पीशीज होगी यहाँ पे डोनर, और ये वाला ऑर्बिटल होगा एक्सेप्टर। तो इससे हमें ये कहानी समझ में आई कि जब सी डबल बॉन्ड ओ होगा तो वो कहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? लॉन पेयर। अब आपके पास देने के लिए तीन ऑप्शन है, या तो वो लॉन पेयर दे, या तो वो पाई दे, या वो सिग्मा दे। तो वो कौन सा देगा? पाई देगा, सॉरी नॉन बॉन्डिंग देगा, उसके बाद पाई देगा, फिर उसके बाद सिग्मा। यानी कि सबसे ज्यादा हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग। तो ये चार स्पीशीज की हमने बनाई मॉलिक्यूलर डायग्राम। अब मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे लो एनर्जी का ऑर्बिटल होता है सिग्मा। सिग्मा सबसे स्टेबल है, इसलिए डायग्राम में सबसे नीचे बनाएंगे। उसके ऊपर हाई एनर्जी का होता है पाई, उसके भी हाई एनर्जी का होता है नॉन बॉन्डिंग। सिग्मा से पाई की एनर्जी क्यों कम होती है? सब बच्चों को पता है, वीक ओवरलैप है, जल्दी टूट जाता है, जल्दी टूट जाएगा अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो हाई एनर्जी का होगा। नॉन बॉन्डिंग बेटा जी सबसे ज्यादा हाई एनर्जी का होता है, क्योंकि वो बहुत ही कम अट्रैक्शन रखता है किसी भी एटम के साथ।
उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस डायग्राम के बेस पे हमने ये चेक किया कि सारी स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकती हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट कर सकती हैं। अभी मैं कंपैरिजन पे नहीं आई हूं, मैंने आपको उनकी डायग्राम लिख के ये बता दिया कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। ये वाला पेज भी नोट कर लो, क्योंकि मुझे अगली शीट पे तुम लोगों से इस डायग्राम से आंसर चाहिए। ये दोनों को नोट कर लो, मैं आपको 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी। डन मैम। डन मैम। वेरी गुड। ओके जी, चलो अब आते हैं हम अगली शीट पे। मैम थोड़ा सा रहा। रुकूं क्या? यस मैम। अच्छा ठीक, कर लो बेटा नोट। चले बेटा? यस मैम। ओके जी, थैंक यू बेटा। अब हमने क्या स्पीशीज बोर्ड पे लिखी थी? हमने पहली स्पीशीज लिखी थी H2, दूसरी स्पीशीज लिखी थी अमोनिया, तीसरी स्पीशीज लिखी थी C डबल बॉन्ड C। इसमें HH मैं नहीं लगा रही हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ओनली। यहाँ पे लिखा था ये। अब आपके हाथ में डायग्राम है, आपको मैंने टाइम दिया था दोनों की डायग्राम नोट करने का। अब आप मुझे बताओगे कि जब ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा। जल्दी जल्दी अपनी डायग्राम चेक करो कॉपी में से, जिस बच्चे ने लिखा है। अभी आज के लिए देख के बोलो, नेक्स्ट क्लास में फटाफट अपने आप बोलोगे। कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? चलो मैं एक बता देती हूँ, सिग्मा। यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? मैम NB, बिल्कुल सही। यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? पाई। यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? यहाँ पे शाबाश, वेरी गुड। इससे आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर ये स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेंगी तो किस किस में एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, अब ये कहाँ पे एक्सेप्ट करेगा? जल्दी जल्दी बेटे, इसमें तो पाई बॉन्ड है ही नहीं है, इसमें कहाँ पाई? सिग्मा स्टार। हाँ जी, बिल्कुल सही। इसमें भी सिग्मा स्टार। हाँ जी सही। इसमें पाई स्टार। मैम पाई पाई स्टार। इसमें पाई तो पहले तो ये देखना आना चाहिए, यानी कि इन डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आज मैंने सिर्फ फर्स्ट डे था तो बनवाई है। देखो आप देखो इसमें कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन है। लॉन पेयर है, पाई है, सिग्मा है। आपके माइंड में फटाफट से क्लिक करेगा कि सिग्मा वाले बहुत स्ट्रॉन्ग, पाई उससे थोड़ा हाई एनर्जी का। तो हमें कौन से इलेक्ट्रॉन भगाने हैं? सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग। जब सिग्मा पाई होगा तो आपको सबसे पहले याद आएगा कि यहाँ से कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा। पर ये याद रखना कि सारे स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं। ये मत याद रख के चलना कि सिर्फ यही न्यूक्लियोफाइल है, फिर कहानी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन भगाओगे? नॉन बॉन्डिंग। यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाओगे? पाई। यहाँ पे कौन से करवाओगे? नॉन बॉन्डिंग। यहाँ पे कौन से करवाओगे? सिग्मा। देखो मैंने बिना डायग्राम के लिख लिया, क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है ना? तो अगर आपको ये पोर्शन समझ में आ गया तो आप डायग्राम को जरा ध्यान से देखो। डायग्राम में सबसे नीचे था सिग्मा, उसके बाद था पाई, प्लीज बी ऑन म्यूट। उसके बाद था NB, उसके बाद था आपका ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, उसके बाद था आपका पाई स्टार, और उसके बाद था आपका सिग्मा स्टार। ये थी आपकी डायग्राम। ये डायग्राम आपके माइंड में चलनी चाहिए ऑर्गेनिक पढ़ते हुए। अब आप देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उससे आपको कभी गलती नहीं होगी। अगर मुझे किसी को ये डोनेट करना है पेन, दिस इज अ पेन एंड आई हैव टू डोनेट, तो देखो डोनेट का एक्शन कैसे होगा। ये मैं दे रही हूँ, डोनेट हो रहा है ये, और ये नीचे वाला मेरा हैंड एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो डोनेशन है, डोनेशन मतलब द स्पीशीज विच इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन ना, वो ऊपर था उसका हाथ। ठीक है, तो इसका मतलब है डोनेट करने वाली स्पीशीज वो लेनी है जो हाई एनर्जी की। ठीक है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, इसको ऐसे। ठीक है, तो जब आपने डोनेशन देखना है, डोनेशन, तो क्या देखना है? हाई एनर्जी देखना है। ठीक है, हाई एनर्जी।
और जब आपको क्या देखना है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पेन को कैसे ले रहे थे हम, ऐसे पेन को लिया था ना, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लेने वाले का हाथ नीचे, ठीक है। तो एक्सेप्टर के टाइम आपको लो एनर्जी देखना है। तो अगर आपको डायग्राम आती है तो आप एनर्जी तो 1 मिनट में बना लोगे। डोनर में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, एनबी की, फिर उसके बाद पाई की, फिर उसके बाद सिग्मा की। और यहाँ पे लो एनर्जी देखना है, इसमें सबसे लो एनर्जी किसकी है, पाई स्टार की, उसके बाद किसकी है, सिग्मा स्टार की। तो डोनेट करते समय अगर एनबी डोनर है तो वो बेहतर डोनर होगा किससे, पाई से। पाई अच्छा डोनर होगा किससे, सिग्मा से, ठीक है। अब मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछती हूँ, अब आप 1 मिनट में सॉल्व करोगे। इन दोनों में से कौन बढ़िया डोनर है, जल्दी जल्दी से, शाबाश। सेकंड नाम बताओ उसका। अमोनिया। हाँ, ठीक है ना। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जहां पे मैडम ने ये एरो लगाया है, मैडम ने ये लाइन लगाई है, इन दोनों में से पूछा जाए तो ये भाई साहब क्या एक्ट करेंगे, डोनर। अब भैया आज ये डोनर बन गया तो दूसरे को क्या बना दोगे, एक्सेप्टर। हाँ ठीक है। अब आपने पहले तो कुछ भी आंसर दे दिया था, अब आप डायग्राम देख के दोगे, आप स्मार्ट हो गए हो। अब आ जाओ, अभी से दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। अब बेटा जी मैंने ले लिया ग्रीन कलर, ग्रीन कलर की लाइन लगा दी इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब इन दोनों में से तुम्हें क्वेश्चन आ गया, बेटर डोनर कौन है, तो बताओ मुझे जल्दी जल्दी कौन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कार्बोनिल है बेटर डोनर, ठीक है। इसका या ये डोनर होगा, ये एक्सेप्टर हो जाएगा उस केस में। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना है ना, तो आपको उसका डोनेट करने वाला ऑर्बिटल और एक्सेप्ट करने वाला ऑर्बिटल लिख लेना, उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो रही है कि डोनर एक्सेप्टर कैसे देखते हैं, प्रैक्टिस कराऊंगी, ये चलता जाएगा। इज दैट क्लियर, दिस शीट क्लियर टू यू? यस मैम। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके, जैसे कि ये रिएक्शन आ गया आपके पास, ये आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करोगे। अच्छा, एक स्पीशीज आपको दे दी, ये आपको इन तीनों रिएक्शंस मतलब पेयर में बना देती हूँ ना, ये ए है, ये बी है और सी है। इन तीनों में से मुझे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनाना है और उसका रिएक्शन करना है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बताओगे और उसका रिएक्शन करके बताओगे कि क्या होता है, ठीक है। या इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चलो इसको बना देते हैं थोड़ा सा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन इजी कर देते हैं। चलो अब और इजी हो गया आपको पहचानना। आई एम गिविंग यू द 1 मिनट, डू इट फास्ट। पहचान लिए। चलिए फर्स्ट वाले केस में हु विल टेल साइनाइड क्या है। साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है बेटा या इलेक्ट्रोफाइल है, Cn नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल, हाँ जी। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। यहाँ पे H+ क्या है, H+ के पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको चेक करना 1 मिनट में हो जाएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या है, ठीक है। अमोनिया क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल।
ठीक है, अब फटाफट से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनके वॉल्यूमो लिखते जाएंगे, मतलब हाई एनर्जी लो एनर्जी वाला लिखते जाएंगे। तो हाई एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट एनर्जी नॉन ऑक्युपाइड बोलते हैं। हाई एनर्जी लो एनर्जी याद रखो, बहुत है हमारे लिए। ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटे, इसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग है सारे, ठीक है। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक पेयर ही दिखा दो जो आपको सफिशिएंट है। अब उसके बाद इसमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पाई स्टार में लेगा। इसमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, काफी सारी ऑप्शन है पर नॉन बॉन्डिंग से देगा। और यहाँ पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, अब इसके पास कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, ये empty 1s में लेगा, क्योंकि H+ तो बेचारा मॉलिक्यूल बन ही नहीं पाया, तो सिग्मा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये empty 1s ऑर्बिटल मिलेगा जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन था और इसका चला गया इलेक्ट्रॉन। NH3 के केस में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये NB डोनर होगा बेटा। और H+ जो है इसमें empty 1s में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इतनी कहानी आपको आनी चाहिए। रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन वेरी इजी। C डबल बॉन्ड C है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये सब करते रहेंगे हम ऑर्गेनिक में, जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने पार्शियल क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन नहीं करवाया, ज्वाइन करने के बाद इनको कंप्लीट कर देते हैं। तो जहां पे नेगेटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे अटैक हो जाएगा। C के साथ H आ गया, H आ गया, एक CN आ गया, और डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ गया, H आ गया। बेटा इसमें ये समझ में आया ना, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास ले आए हैं, यस और नो। हाँ, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास ले आए हैं, और यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड रह गए, अब 3। अब यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कभी भी अनलेस एंड अनटिल एग्जामिनर कुछ रीजनिंग ना पूछे या कोई कॉन्सेप्ट ना पूछे, कभी भी आपके पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता जिसमें कुछ चार्ज रह जाता है। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं कि आगे वर्कअप हो जाएगा। वर्कअप वर्ड में बार बार यूज करूंगी, कब यूज करूंगी, जब किसी में कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कुछ नेगेटिव वहां पे सप्लाई करना है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। कहीं कुछ नेगेटिव आ गया तो वहां पे पॉजिटिव सप्लाई करना है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। इसको बोलते हैं वर्कअप, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, अब पॉजिटिव को या तो कुछ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिखा होगा, अगर कोई पॉजिटिव को ज्वाइन करने के लिए, अच्छा मैंने उधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए थे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए थे तो 2 इलेक्ट्रॉन भी तो आएंगे। ये देखो ना, नेगेटिव का तो पॉजिटिव पे अटैक हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा ना, 1 2 3 4। बेटा एक पे पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब वर्कअप के लिए अगर तुम्हें कुछ एरो पे ना लिखा हो ना तो वाटर मान लो, ठीक है। तो वाटर में कौन से आयन होते हैं, H+ और OH नेगेटिव, तो H लग जाएगा इसके साथ। हाँ, अगर कुछ और पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो अलग बात है, नहीं तो आपने ऐसे करना है। फर्स्ट रिएक्शन समझ में आया है, एक बार दोबारा बताऊं, चलो दोबारा ही बता देती हूँ, देख लो। आप यहाँ पे CN नेगेटिव को देख के आपने पहचान लिया कि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो देखो क्या हुआ, पहले यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर जनरेट करवाएंगे ना, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो कुछ डेफिशिएंसी जनरेट करवाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सीखा था इलेक्ट्रोफाइल मींस देयर मस्ट बी सम डेफिशिएंसी। तो ये पाई क्लाउड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो ये नेगेटिव तो इसके पास चला गया। जब तक मैंने इसको कंप्लीटली अटैच नहीं करवाया तब तक कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव नहीं देना है, ठीक है। जब ये इसके साथ जाके अटैच हो गया, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाले इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 2 3 बॉन्ड है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 5, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मैंने ये बोला कि अभी तक ये स्पीशीज न्यूट्रल नहीं है, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, वर्कअप करवाना पड़ेगा। वर्कअप के लिए आप क्या करोगे, कोई अगर लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज तो वो लगा देना, नहीं लिखा हुआ तो वाटर लेके उसका H+ आयन यहाँ पे लगा देंगे, तो ये प्रोडक्ट बन गया। सेकंड में किसी ने प्रोडक्ट बनाया, बताओ क्या बनेगा, किसी ने ट्राई किया रिएक्शन, नहीं आ जाएगा ऊपर शायद। और बस मुझे यही सुनना था कि जो तुम बोल रहे हो ना कि मैडम नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो करने भी आने चाहिए। आप क्या बोल रहे हो कि मैडम ये नॉन बॉन्डिंग डोनर है, तो नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दिलवाने भी सीखो। ये नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। तो मतलब जो आपको थियोरी बोल रही है मोटी वैसे करोगे, रिएक्शन कभी गलत नहीं होगा। तो अगर नॉन बॉन्डिंग के पड़े रहते तुमने पाई के इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है ना। कॉन्सेप्ट में तुम क्या सीख के आए हो कि सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग जाता है, फिर पाई जाता है, फिर सिग्मा जाता है, और पेपर में तुमने क्या कर दिया, पहले पाई को भगा दिया, तो ऐसे फिर गड़बड़ होने के चांसेस है। तो पहले आपने क्या किया, ये वाले इलेक्ट्रॉन दिए,
ठीक है, आप कौन सा से चलो, चाहे एक स्टेप फालतू लग जाए, बाद में प्लस आ जाएगा, वो बाद में वर्कअप होगा, वो बाद की बात अलग है। तो पहले नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन गए, तो देखो कैसे जाएंगे, मैं बिल्कुल स्टेप वाइज लिख रही हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर 2 पेयर थे, जिसमें से एक तो वही रहा, और ये जो दूसरा पेयर था ना, इसने H के साथ जाके बॉन्ड बनवा दिया। H के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो क्या चार्ज आ गया यहाँ पे, प्लस। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज समझ में आया सभी को बेटा? Yes, ma'am. हाँ तो ठीक है। अब देखो, एक यहाँ पे H है, एक यहाँ पे H है, क्या ये स्पीशीज स्टेबल है? कौन मुझे बताएगा, क्या ये स्पीशीज स्टेबल है क्या? नो मैम। नो मैम। इतना मैडम हमें समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन भयंकर वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, और उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, एक तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर हमने डेफिशिएंसी क्रिएट कर ली, तो उस टाइम पे क्या होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए ये पाई क्लाउड शिफ्ट होगा, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग के बाद किसकी बारी होती है बच्चों? नॉन बॉन्डिंग के बाद पाई की बारी होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। तो सी के साथ जो डबल बॉन्ड था, अब सिंगल में बदल गया। देखो 2 डॉट तो पहले ही थे, 2 मैंने और क्रिएट कर दिए, एक यहाँ पे H आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बन गया, H और H। अब कार्बन पे क्या कोई चार्ज आएगा, कोई बताएगा क्या? इज देयर एनी चार्ज ऑन कार्बन भाई? यस और नो? हाँ जी, देखो सुहानी ने बिल्कुल सही बताया। कार्बन पे बेटा क्या चार्ज आएगा, 1 2 3 प्लस। आप ऐसे देखा करो, स्टार्टिंग में न्यूट्रल था, ठीक है, H प्लस आया तो एक प्लस यहाँ पे चला गया, अब आगे भी ये प्लस क्रिएट हो गया, मतलब चार्ज जो था वो बिल्कुल वैसे ही रह रहा है पूरी रिएक्शन में। अगर एक प्लस था तो एक प्लस ही रहेगा, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा, मतलब कुछ भी, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हो ना, वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी रहेगा ही रहेगा। अब ये हो गया, अब आगे क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे उसको? अभी क्या बताया था, जब कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रह जाए तो क्या करेंगे हम? Workup. वर्कअप। वर्कअप के लिए अगर तुम्हारे पास रिएक्शन मिक्सचर में कुछ है तो खुशी खुशी कर दो, अगर कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, पानी ले लो। हाँ जी बिल्कुल, पानी का कौन सा आयन आएगा बच्चा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को यहाँ पे लगा दो, ठीक है, दिया रहता है पेपर में मोस्टली। यहाँ पे मैं आपको लेके दे देती हूँ, क्योंकि पानी रहेगा तो फिर दोबारा से वो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, वो अभी पढ़ाना है तुम्हें, सिखाना है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि कुछ नेगेटिव है, ठीक है, वो मेरी सिरदर्दी है, रिएक्शन बाद में जो भी होगा वो हम करेंगे, अभी तो हमें दिया नहीं हुआ था ना। तो मान लो यहाँ पे कुछ A नेगेटिव या NU नेगेटिव था, तो जो भी नेगेटिव दिया रहेगा वो यहाँ पे लगा देंगे, और प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। वैसे मैंने अभी आपको ये पढ़ाना है कि ये ग्रिग्नार्ड रीजन वाला रिएक्शन है, तो अभी ग्रिग्नार्ड रीजन बताया नहीं है ना, तो ऐसे कर दिया। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या सीखा, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो तुम मुझे आंसर देते हो वो अप्लाई भी करना है ऑर्गेनिक में। लॉन पेयर के जाएंगे तो भैया दे दो फिर लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, H के साथ बॉन्ड बन जाएगा, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 5 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन है, अमोनियम आयन फॉर्म होगा। तो दिस इज हाउ द रिएक्शन गोज। तो अभी हम थोड़ा सा कंफर्टेबल मोड में आ गए हैं कि हमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आ गया। मैं अभी तुम्हें मैं क्यों आज थोड़ा स्लो जा रही हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक है, अगर थोड़ा सा भी हमारा कोई पॉइंट स्किप कर गया ना तो मैकेनिज्म फंस सकता है। बाकी टेंशन मत लो, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आराम से होता जाएगा। अभी मैं फिर 1 मिनट रुक रही हूँ, आप लोग इसको नोट करना है तो नोट कर लो, अदरवाइज फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मोड पे आते हैं। आई एम स्टॉपिंग फॉर अ व्हाइल, 1 मिनट। डन मैम। चले भाई, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब थोड़ा सा इसको 1 पॉइंट और एक्सीड करते हैं इसमें। मैंने 2 स्पीशीज बोर्ड पे लिखी हैं, एक स्पीशीज लिखी है मैंने वाटर,
एक स्पीशीज लिखी है मैंने OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव पे 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव। अब आपको मुझे ये बताना है, ये A है और ये B है, आपको मुझे ये बताना है इसमें कि पोल जनरेट कर लेते हैं, चलो। A इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, जितनी नॉलेज आपको है अभी करो इसको अप्लाई, उसके बाद मैं उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करूंगी। दूसरा पॉइंट है B इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। चारों ऑप्शन से थोड़ा चेक हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। थर्ड है A एंड B हैव सेम डोनर एबिलिटी, सेम डोनर एबिलिटी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट इसमें है नीदर ऑफ देम इज अ न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ऑफ देम इज द न्यूक्लियोफाइल। So I am going to generate a poll. You can answer me in this regard. Wait. Okay. Beta, can you see the poll on your screen? Yes, ma'am. अच्छा चलो ठीक है, अब ट्राई करो जरा, सभी बच्चों को आंसर देना है। Is the poll visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो why you have not started answering? अच्छा अभी पढ़ रहे हो क्या? आंसर तो स्टार्ट करो भाई देना, कोई ट्राई नहीं कर रहा है। मैम पोल नहीं कर रहा। अच्छा इसका मतलब है कि उसमें आ रही है प्रॉब्लम, है ना? रुको फिर मैं दूसरा करके देती हूँ। वेट, कभी कभी स्टक हो रहा है ये बीच में। बेटा अभी भी देख के बताना मुझे, अभी देखो सेकंड वाला जनरेट किया है मैंने। हाँ अभी तो आ रहा है आपका आंसर। ट्राई, एवरीबडी हैज टू ट्राई। इसमें अभी भी कुछ स्टूडेंट लेफ्ट हैं, बट आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग आंसर ही नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप लोग अपनी केमिस्ट्री अप्लाई करके देखो बेटा, होगा पक्का क्वेश्चन सॉल्व। आई एम वेरी हैप्पी कि जो आप लोगों ने मेरे से सीखा है वो ऑप्शन, वो आपका अभी तक सही जा रहा है। मतलब बहुत गलत वाली ऑप्शन आप लोगों ने नहीं पकड़ी है, और वो आज का मेन पॉइंट था। चलो अभी भी कुछ बच्चे बचे हैं भाई, करो तो। वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं एंड कर रही हूँ अभी इस वाले को। लेट मी शेयर द रिजल्ट विद यू ऑल। देखो आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट फ्लैश हो रहा है बच्चा? यस मैम। हाँ तो चलो अभी मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ, देखना अभी ध्यान से। सबसे पहले चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे, नीदर ऑफ देम इज अ न्यूक्लियोफाइल। दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कोई भी नहीं है, ये सबसे गलत ऑप्शन है। पता है ये सबसे गलत क्यों ऑप्शन है? क्योंकि मैंने आज आते ही एक बात पे तो बड़ा ज्यादा एम्फोसिस दिया है कि बेटा कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों हो सकती है, तो फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती थी। अब है ए एंड बी की सेम डोनर एबिलिटी है, या ए बी में से कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो जब न्यूक्लियोफाइल की बात होती है तो आप उसका डोनर लेवल लिखते हो ना। Yes, ma'am. मुझे बताओ ये वाटर कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? अच्छा वाटर के पास एक लॉन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड है, कहाँ से देगा बताओ? हाँ, तो लॉन पेयर वाले लेवल को क्या लिखते हो तुम? क्या नाम?
हाँ तो फिर बोला करो ना बेटा, बोलना पड़ता है NB। जहां पे भी मैडम हमें दिख तो NB रहा है, बिल्कुल बेटा जी दिख तो NB रहा है, पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अपना बिल्कुल कॉन्सेप्ट पक्का रखा करो कि नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि छोटे से ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पहले ही उसके पास 2 लोन पेयर थे, 3 लोन पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें हाई रिपल्शंस होंगी। रिपल्शंस के कारण एनर्जी क्या होती है बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। अरे रिपल्शंस के कारण एनर्जी बढ़ती है कि घटती है? Increase. तो ये बातें भूलनी नहीं है, बेसिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग की। तो हाई मोर रिपल्शन है, मोर रिपल्शन के पास होगी इसकी हाई एनर्जी। और ऐसे ऑर्बिटल को केमिस्ट्री में बोलते हैं NB नेगेटिव। NB तो है ही है, NB नेगेटिव है एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर ये NB नेगेटिव ऑर्बिटल है तो लेवल में एक इंट्रोडक्शन करेंगे, और वो क्या है, एक सिग्मा पढ़ा हमने, एक मैडम आपने पाई पढ़ाया, एक नॉन बॉन्डिंग पढ़ाया। तो अब से आप ये याद रखोगे कि दोनों में डोनर एटम ऑक्सीजन ही है, यहाँ पे भी नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो अगर नॉन बॉन्डिंग में नेगेटिव चार्ज भी है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो बढ़िया डोनर बन जाता है। यानी कि OH नेगेटिव एक ज्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल होगा इन कंपैरिजन टू, बी आंसर सही है इसमें, इन कंपैरिजन टू द वाटर। क्यों? क्योंकि NB नेगेटिव की हाई एनर्जी होती है। मतलब डोनर एबिलिटी कैसे देखी जाएगी? अब जितना आपको आता था उसमें छोटी सी चीज कॉन्सेप्ट से ही हमने ऐड कर दी है कि अगर NB भी है और नेगेटिव भी है वो ज्यादा अच्छा डोनर है, फिर NB होगा, फिर पाई होगा, फिर सिग्मा होगा, ठीक है। और दोनों में डोनर एटम सेम है ये सॉरी। तो यहां तक ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ ये जेई का ही प्रीवियस ईयर था। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट से लेते हैं, फिर अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी हमें लेना है। सेकंड क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि आपको मुझे बताना है कि एक मैंने लिखा न्यूक्लियोफाइल और एक मैंने लिखा इलेक्ट्रोफाइल। मैं नीचे कुछ ऑप्शन दे रही हूँ, उसमें से आपको करेक्ट छांटना है। ये है लुईस बेस, ये वाला मतलब फर्स्ट वाला है ना, और दूसरा है लुईस एसिड। बी वाली ऑप्शन में रिवर्स है, ये है लुईस एसिड और ये है लुईस बेस। तीसरे वाली ऑप्शन में है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोल जनरेट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। चलो भाई फटाफट से आंसर देना इस क्वेश्चन का। पोल फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पे? हाँ हो रहा है। और जल्दी जल्दी से मुझे लेना है क्वेश्चन भी। वेरी गुड, गुड गोइंग। Everybody has to participate. Very good, very good. शाबाश। अभी सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का आया है ऑप्शन, और आई एम हैप्पी कि जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। गुड क्लास। चलो फटाफट से। वेरी गुड बेटा। Please be on mute and you have to concentrate on giving the answer. 17 students are still left, 16 students. इसका मतलब है वो बच्चे ऐसे हैं जो ट्राई नहीं करना चाहते। डरो मत आंसर देने से, सही गलत का मैटर नहीं है, आपका प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तो पेपर में भी डर के मारे आप ऑप्शन टिक ही नहीं करके आओगे, बबल रबी वही नहीं करोगे, डार्क ही नहीं करोगे, पता नहीं हमारा गलत ना हो जाए। तो आई एम एंडिंग अप ऑल ओवर हियर, आई हैव गिवन यू अ सफिशिएंट टाइम। Okay, I am sharing the result. See your performance. Can you see the result? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. हाँ, और ये आंसर सही है। न्यूक्लियोफाइल के पास होते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो लुईस बेस होता है। इलेक्ट्रोफाइल के पास होता है, प्लीज बी ऑन म्यूट, वो लुईस एसिड होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी लेते हैं। CH बॉन्ड की नेचर बताओ। ठीक है, पहला है पोलर, दूसरा है नॉन पोलर। बेटा बी ऑन म्यूट, निशांत बी ऑन म्यूट। नॉन पोलर, थर्ड है ऑलमोस्ट पोलर,
और फोर्थ है ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ये क्लास में आते ही मैंने बताया था, उसके बाद आपको पढ़ाया था ऑर्गेनिक। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। चलो, आई हैव लॉन्च्ड अ पोल, जल्दी 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 स्पीड से आंसर करो, फिर हमें एक स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर भी करना है। यस 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 यस, चलो आई एम एंडिंग अ पोल। आई एम शेयरिंग अ रिजल्ट, बट बहुत सही आंसर आप लोगों ने नहीं दिया है। देखो, मैंने स्टार्टिंग में तो आपको बताया था कि इन द केस ऑफ CnH डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो ये बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। डी ऑप्शन करेक्ट था। आप ऑलमोस्ट पोलर बोली जा रहे हो। ऑलमोस्ट पोलर का मतलब तो होता है कि मतलब पोलैरिटी है इसमें। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेते हैं सीसी की तरह। सीसी के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा पोलर है, तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर इज आंसर। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। अभी मैं क्लास छोड़ नहीं रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। ये डायग्राम जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, वो डायग्राम आप अच्छे से लर्न करके आना। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट और डोनरेबिलिटी कैसे देखते हैं वो करके आना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दैट क्वेश्चन इन अ चैट ही हैड सेंट मी। Assuming the Hund's rule is violated, the bond order and the magnetic nature of the diamagnetic molecule of B2 is, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ पा रही हूँ। B2 मॉलिक्यूल है, उसमें कुछ उसने एज्यूम करने को बोला है, एंड जो एज्यूम करने को बोला है ना, वो चीज आपको ध्यान में रख के फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। उसने बोला है कि हंड्स रूल को वायलेट करो। तो पहले तो आप ये बताओ कि हंड्स रूल होता क्या है। मैम हंड्स रूल होता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, मतलब हाँ, विल नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, है ना, आफ्टर दैट विल पेयरिंग, आफ्टर दैट द पेयरिंग विल अकर। यही होता है ना बेटा सिंपल लैंग्वेज में, यस मैम, बिल्कुल। है ना। मतलब हमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है, उसके बाद पेयरिंग करनी है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखने, तो इसको करना है वायलेट। वायलेट का जो हिंदी कन्वर्सेशन है वो होता है कि उसको मत मानो तुम, है ना, उसको मतलब ओबे मत करो इंग्लिश में बोले तो इसका मतलब है आपको सिंगल नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं 2 ही। अब बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बोरॉन किस कैटेगरी का एलिमेंट है? बोरॉन 14 इलेक्ट्रॉन वाली जो कैटेगरी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसका मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, एलिमेंट तो नहीं है, मॉलिक्यूल हो गया अब ये। तो अब ये बन जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब क्या आएगा बेटा? अब आएगा पाई 2px, पाई 2py, एंटी बॉन्डिंग 2p, सिग्मा 2pz। वैसे तो मुझे ये लिखने ही नहीं पड़ेंगे आगे, ऐसे ही होकर हो जाएगा क्वेश्चन। पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ये तो समझ में आया साहित्य आपको कि मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 14 से कम वाले की। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे भरेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हम पिंक कलर से भर लेते हैं। 2 4 6 8, यहाँ पे आके बेटा थोड़ा सा रुकेंगे। अब अगर तो हम हंड्स रूल को मानते, तो मैं पिंक कलर से लिख रही हूँ हंड्स रूल, है ना। हंड्स रूल को अगर हम मानते तो हम इलेक्ट्रॉन भरते ऐसे, पाई 2px1 और पाई 2py1। इसका मतलब है कि हम हंड्स रूल को ओबे कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने हंड्स रूल को क्या करना है? वायलेट करना है। तो हंड्स रूल्स को नहीं मानना, तो अगर हम हंड्स रूल को नहीं मानेंगे तो हम ब्लैक कलर से इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डालना। ठीक है ना। हंड्स रूल को वायलेट करना मतलब, देखो हंड्स रूल कहता है कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, उनको पहले सिंगल सिंगल फिल करो। तो बेटा जी जब तक इसमें इक्वल है, ये सेम एनर्जी का है, ठीक है। अब इसमें हमें एक एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहिए था, पर वो को हमें खुद बोल रहा है कि हंड्स रूल को छोड़ दो फिर आंसर बताओ। तो हंड्स रूल को तो हमने छोड़ दिया, हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, जबकि रखने एक एक चाहिए थे। हंड्स रूल के अकॉर्डिंग वायलेट हो गया। अब बाकी क्वेश्चन ये है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर तो मुझे नहीं लगता कि आपसे नहीं हो पाएगा। क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर बताओ? 2 4 6, है ना, -2 और 2 4, तो 6 - 4 कितना हो गया? 2, 2/2 हो गया 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका? 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस मैम, क्लियर हाँ, है।
ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है कि डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो अब ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि हंस रूल वायलेट करने पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। डायामैग्नेटिक क्यों है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है। बट एक्चुअली में अगर बोरॉन देखा जाए तो वो हंस रूल मानता है। अगर वो हंस रूल मानता है तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा? एक एक रखेगा जो पिंक कलर से हैं, तो उस केस में भी बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आएगा साहित्य, बॉन्ड ऑर्डर तो तब भी इतना ही आएगा, पर प्रॉब्लम क्या आएगी? वहां पे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जाएगा, पर यहाँ से क्या आ रहा है? डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो इसका आंसर आएगा बॉन्ड ऑर्डर 1 और डायामैग्नेटिक। ठीक है बेटा? ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू। अब बच्चा, ऑर्गेनिक क्लास की रिवीजन बहुत जरूरी है। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप सभी ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आओगे। थोड़ा थोड़ा हमें एक्सेलरेट होके जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, और बहुत ज्यादा नहीं, मैं एब्रप्टली नहीं करूंगी, ऐसा कर्व नहीं दूंगी आपको, धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ। उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं दिखना चाहिए जिसे डायग्राम नहीं आती। ठीक है? तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So beta, this is all for today. God bless you all. Now you people can leave and revise. Thank you, ma'am. Thank you, bacha. Thank you. Thank you, beta. Thank you, ma'am. Thank you.